जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, देखिए आज हम लोग साइंस का धुआं करने वाले हैं। मतलब कि साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ग्रुप लेकर के आया हूं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फल का निर्माण कहां से होता है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो फल बनता है, जो फल का निर्माण होता है, वो कहां से होता है। तो जो पौधे का भाग होता है या फिर जो उसमें फूल होता है, जहां पे अंडाशय पाया जाता है, जहां पर ओवरी होता है, उसी ओवरी से हमारे फल का निर्माण होता है। ओके, फल बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, पहले होता है पॉलिनेशन, मतलब परागण की क्रिया होती है। ओके, परागण की क्रिया होने के बाद क्या होता है, आपका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ओके, एंड इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण बनता है, एंड इसके बाद क्या बनता है, हमारा फल बनता है, या फिर इसको आप नवोद्भिद भी बोल सकते हैं, या फिर नया कोई भी आप टर्म्स बोल सकते हैं, जैसे कि फूल बोल सकते हैं, चाहे फल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है फल के निर्माण का। पहले पॉलिनेशन, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, एंड फिर वो क्या बनता है, एक सेल बनता है जिसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा फल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, जो हमारा फल होता है, ये फल हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। मतलब एक सत्य फल होता है और एक क्या होता है, असत्य फल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल है। तो सत्य फल आपका कौन कौन होता है, आम, अमरूद, जामुन, धान, गेहूं, ये सब क्या है, हमारे सत्य फल है। मतलब ये जितने भी प्रकार के फल यहाँ पर दिए हैं, ये सभी फल आपको ओवरी से बनकर निकलते हैं, या फिर ओवरी में इनका निर्माण होता है। ठीक है, सत्य फल में कौन कौन आता है, आम, अमरूद, जामुन, धान, गेहूं। ओके, अब आता है हमारा असत्य फल। ओके, असत्य फल में कौन कौन आता है, सबसे नंबर 1 पर आता है सेब, उसके बाद नाशपाती, उसके बाद अनानास। ठीक है, देखिए नाशपाती 2 बार लिख गया है। ठीक है, एक बार आपका यहाँ पर देखिए नाशपाती 2 बार है, तो एक ही बार याद करिएगा। अब यहाँ पर आ गया काजू, अब कटहल और अंजीर, ये सब क्या है, हमारे असत्य फल है। मतलब इनका निर्माण अंडाशय से, मतलब ओवरी से निर्माण नहीं होता इनका। ठीक है, असत्य फल में कौन कौन, सेब, नाशपाती, अनानास, काजू, कटहल और अंजीर, ये हमारे क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं। ओके, अब देखिए, जो पौधों की वृद्धि होती है, तो पौधों का जो वृद्धि हार्मोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। ये है हमारा वृद्धि हार्मोन। ओके, इससे होता क्या है, पौधों की जो लंबाई में वृद्धि होती है ना, वो इसी ऑक्सीजन की ही मदद से हो पाती है। ओके, अब आता है पौधों में ही पाया जाने वाला आपका एक हार्मोन और है, जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन करता क्या है, जो फूल पत्तियां होती है ना पौधों की, उनके विकास में ये सहायता प्रदान करता है। कौन, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है, जो पौधों की फूल और पत्तियां होती हैं, उनके विकास में ये सहायता प्रदान करवाता है। अब आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि साइटोकाइनिन मतलब क्या करेगा, साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब विभाजित करना। तो ये करता क्या है, कोशिकाओं का विभाजन करता है। जो पौधों के अंदर कोशिकाएं होती हैं, उनका क्या करता है, विभाजन करता है, सेल डिवीजन करवाता है। ओके, जिससे कि नए नए आपके क्या होते हैं, डाली वगैरह, नए नए पत्तियां वगैरह क्या होती हैं, बनती हैं। और कहा जहां कहीं भी टूट फूट हुआ रहता है प्लांट के अंदर, तो प्लांट को क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनके चोट को भरने में भी कौन सहायता प्रदान करते हैं, यही आपका साइटोकाइनिन। अब देखिए, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। देखिए, दो तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता है। एक तो होता है प्राकृतिक तरीके से फलों को पकाना, और एक होता है कृत्रिम तरीके से, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। तो जो प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक रूप से जो फलों को पकाने का काम होता है, वो होता है एथिलीन का। ओके, ये जो एथिलीन है, ये क्या करता है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में काम करता है। और ये जो हमारा एथिलीन है, ये क्या है, एक गैसीय हार्मोन होता है। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एथिलीन क्या होता है, एक गैस होता है। अब देखिए, आता है एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड क्या करता है, पौधों की जो ग्रोथ होती है ना, उसको कंट्रोल करता है। ये वृद्धि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एब्सेसिक एसिड। ओके, अब देखो ये करता क्या है,
जो पुराने फूल हैं या जो पत्तियां हैं पुराने, जब फल पक जाते हैं तो इनको ये क्या करता है, डिटैच करने में मदद करता है, मतलब प्लांट से अलग करने का काम करता है। पुराने फूल, पत्तियां और जो पके हुए फल होते हैं इनको गिराने में कौन हार्मोन काम देता है या फिर कौन सा रसायन होता है, तो होता है एब्सिसिक एसिड। ओके, अब देखिए आता है हमारा स्टोमेटा का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। स्टोमेटा होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जो जैसे कि आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो यही स्टोमेटा ही करते हैं। और ये स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करने का भी काम करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है ना एटमॉस्फेयर में, उसका भी ये आपका सहायता प्रदान करवाता है। कौन? स्टोमेटा। तो ये देखिए जो स्टोमेटा होता है ये आपका गॉड सेल से बनता है या फिर गॉड सेल से निर्माण किया जाता है। किसका? स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा का निर्माण कहां पर होता है? गॉड सेल से। अब देखिए जो गॉड सेल होता है इसका जो खुलना और बंद होना वो किसके ऊपर निर्भर करता है? जिस पानी की जो मात्रा होती है ना, पानी की मात्रा पर निर्भर करता है स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। ओके, जो गॉड सेल है इसका खुलना और बंद होना किसके ऊपर निर्भर करता है? पानी की मात्रा पर। देखिए जैसे ही पानी गॉड सेल में भरेगा तो गॉड सेल क्या होता है? फूल जाता है। ओके, और ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, अब जैसे ही आपका जो पानी है ना गॉड सेल में, जब ये बाहर निकल जाएगा या फिर यूज हो जाएगा, तो जब स्टोमेटा ये जो गॉड सेल इसके अंदर पानी होगा ही नहीं, तो ये जो इसकी स्टोमेटा की जो होल है या फिर ये जो स्टोमेटा खुला हुआ है ना, ये क्या करेगा? बंद कर लेगा। मतलब जो सन की रोशनी आ रही थी वो बंद हो जाएगी। तो रात के समय यह स्टोमेटा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन की रोशनी है ही नहीं, तो इसको भोजन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या करता है दिन में अपना भोजन बना करके स्टोर करके रख लेता है। क्योंकि प्लांट जानते हैं कि रात में हमको सन की रोशनी नहीं मिलेगी और हम लोग क्या करेंगे? भोजन नहीं बना पाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपना भोजन किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? तो मंड या फिर इसको हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो हमारा भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। जरूरत पड़ने पर यही ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? अपने भोजन को अपना पेट भर खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फूड होता है ना, वो क्या करते हैं? उनको स्टार्च या मंड के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर इसी को वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्लांट होते हैं इसमें वाटर और मिनरल साल्ट, ये इनका जो परिवहन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किस माध्यम से होता है? परासरण विधि से होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। क्या बोलते हैं परासरण विधि को? ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो पौधों में जल और जो खनिज लवण, जो मिट्टी के अंदर जल है और जो खनिज लवण है, जब मिट्टी के जड़ के अंदर से खनिज लवण ऊपर जाता है तो ये किस प्रोसेस से जाता है? परासरण विधि से जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है, जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ना, ये किस विधि से होता है? विसरण विधि से होता है। विसरण विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, विसरण विधि को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किस विधि से होता है? तो विसरण विधि से होता है। लेकिन अगर पूछ दे कि जो जल और जो खनिज लवण है इनका विनिमय कैसे होता है या फिर इनका परिवहन कैसे होता है, तो वो होता है परासरण विधि से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ओके, अब देखिए आता है हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, सांस लेने में यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन आता कहां से? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बनता है वो कहां से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बनता है वो आता है हमारा जल से, H2O से। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहां से आता है? वो वाटर से आता है। ओके, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ओके दोस्तों, कोशिका का रसोई घर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं?
तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल, कोशिका का रसोई घर। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के अंदर हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही क्या करता है, क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये एक आपका क्वेश्चन बनता है कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ओके, तो ये जो क्लोरोफिल होता है यही क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण को करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। एक तरह से जो भोजन बन रहा है पौधों में वो कहाँ पर बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। तो भोजन जहां बनता है उसी को तो रसोई कहते हैं। तो इसलिए जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। ओके, कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। देखिए यहाँ दो तरह का क्वेश्चन बनता है, एक तो है किचन ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट हो गया। आप पढ़े होंगे पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एक और क्वेश्चन और क्या था, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग कहते हैं राइबोसोम को, राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये तीन तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पहला तो किचन ऑफ सेल कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, कोशिका का विद्युत ग्रह किसको कहते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। ओके, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ये हमारा होता है राइबोसोम। ओके, अब देखिए जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, वो किससे बनता है, तो वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो जब यही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के क्या बनता है, ग्लूकोज। यहां से दूसरी तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है या फिर जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है कि वो हमको प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने पर प्राप्त होता है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है, और हमको मिल क्या जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये किस रंग के ऊपर निर्भर करता है, मतलब किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, या फिर किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है, ना के बराबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बहुत बार। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग पर निर्भर करती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो रेड कलर में बहुत ज्यादा होता है। ओके, रेड कलर में सबसे ज्यादा होता है, नीले कलर में सबसे कम होता है, मतलब उससे कम होता है, और बैगनी वाले में उससे कम, और ये जो हरा वाला है इसमें होता ही नहीं है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जो लाल वाला होता है आपका सूर्य का प्रकाश की किरण, उसमें सबसे ज्यादा होता है, नीले वाले में उससे थोड़ा कम, बैगनी वाले में उससे कम, और हरे वाले में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है। ओके, ये जो लाल नीला बैगनी हरा हमने लिखा है ये है क्या, ये जो प्रकाश है हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लाइट होता है उसका मेन कलर कौन सा होता है, व्हाइट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जो प्रकाश है, जो हमारा लाइट है, उसका वास्तविक रंग क्या है,
तो हमारा जो प्रकाश है वो सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। यही सफेद रंग जब हम लोग प्रिज्म में से गुजारते हैं या फिर कोई ऐसा आपका जैसे बबल्स वगैरह बनते हैं साबुन के बुलबुले ना, उसमें भी आप देखते हैं कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो वो जो बुलबुला रंगीन दिखाई देता है ना, वही 7 कलर में हमारा जो व्हाइट कलर है ना सन का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 7 कलर में। तो उन्हीं 7 कलर में से ये हमारा 3 कलर है, जिसमें कि हमारा लाल में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, नीले में उससे कम होता है, बैगनी में उनसे कम होता है, और हरा में तो होता ही नहीं है। मतलब हरा रंग के जो प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए जो साइकिल का रिम बनता है, जो साइकिल का रिम होता है व्हील आगे जिस पर तीरियां लगी रहती हैं, वो जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें मिला देते हैं हम लोग क्रोमियम। क्या मिलाते हैं इसमें? क्रोमियम मिला देते हैं। क्रोमियम देखिए एक आपका ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या होता है, ये जंग रोधक होता है। किसी भी चीज को जंग रोधी बनाना है तो आप उसमें क्रोमियम मिला दीजिए। आयरन के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं अगर उनको जंग रोधी बनाना होता है तो उसमें यही क्रोमियम मिला दिया जाता है। और अगर आयरन है, अगर आपको उसको कठोरता प्रदान करनी है, हार्डनेस प्रोवाइड कराना है, तो आप उसमें कार्बन की मात्रा मिला दीजिए, आपका जो आयरन है वो कठोर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो जंतु जगत है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ दूसरा वाला, सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा। हम लोग जानते हैं आर्थ्रोपोडा हमारा सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा। लेकिन पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है? तो वो आता है हमारा मोलस्का। ओके, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन आता है? मोलस्का। देखिए मोलस्का जंतु जगत का जो हमारा संघ है, इसमें जो भी जीव जंतु आते हैं ना, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवरिंग होता है जो कि क्या करता है, उनको बाह्य आघातों से, चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। किसका सुरक्षा कवच होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, जितने भी हमारे मोलस्का जैसे सीप वगैरह हो गए, ठीक है, सीप हो गया, कछुआ वगैरह हो गया, ये सब के ऊपर देखा होगा आप लोगों ने, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे कि वो क्या करते हैं, उससे अपना सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उनको सुरक्षा मिलती है, अपनी बॉडी को उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए इतना रह देते हैं, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए। चलिए आइए आते हैं ऐसे ही कुछ और भी धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।